हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो 16 फरवरी को होने वाली है, बहुत नजदीक डेट आ गई है, तो इसके लिए मैंने भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, यूनिट 6। इसमें मैंने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक कराए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति मैंने कराया है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का टॉपिक मैंने कराया है। मानवीय संसाधनों का विकास, इसके अंतर्गत मैंने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल है, ये टॉपिक कराए हैं। इसके बाद मैं आगे टॉपिक लेने वाला हूं मध्य प्रदेश में कृषि। बीच में सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति करके एक टॉपिक कराया है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं नया टॉपिक लेने वाला हूं मध्य प्रदेश में कृषि। एक टॉपिक बीच में मैंने लिया था भारतीय कृषि में मध्य प्रदेश की स्थिति। भारतीय कृषि में मध्य प्रदेश की स्थिति के अंतर्गत मैंने एक टेबल के माध्यम से बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया था कि किन किन फसलों के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है और उन फसलों में अन्य राज्यों की क्या स्थिति है जो उच्च स्तर पर है। ठीक है, तो वो टेबल जो है बहुत यूजफुल टेबल है। उसमें मैंने परसेंटेज भी बताया था कि कितना योगदान है मध्य प्रदेश का भारतीय कृषि में अलग अलग फसलों के संबंध में, फिर अन्य राज्यों की क्या स्थिति है फसलों के संबंध में। तो ये सारी एक टेबल, एक व्यवस्थित टेबल मैंने यहाँ पर बना के आप लोगों को बताई थी। तो वो वीडियो जरूर आप देखें। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो टेबल नहीं मैंने जो बताई वो टेबल नहीं देखी है, तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके अंतर्गत और उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाना है, तो उसको जरूर आप देख लें। अभी मैं लेने वाला हूं मध्य प्रदेश में कृषि। तो पहले मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। पहले फसलों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण, और फिर मध्य प्रदेश में कृषि जो क्षेत्र हैं अलग अलग आधारों पर, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, फसलों का वर्गीकरण, जो भारतीय संदर्भ में भी इसको हम पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। बहुत जनरल टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में, तो ये एक कॉमन टॉपिक मैंने लिया हुआ है। ये भारत में कृषि जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका उल्लेख आता है, और मध्य प्रदेश में कृषि जब पढ़ते हैं वहां पर भी इसका उल्लेख आता है। पहले यहां से क्वेश्चन बना करते थे, बहुत पहले 8-10 साल पहले जब एमपीपीएससी की प्री हुआ करती थी, तो उस समय यहाँ से क्वेश्चन बनते थे। उसमें एक क्वेश्चन ये आता था, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी फसल खरीफ की फसल है, कौन सी फसल खाद्यान्न है, कौन सी फसल नगदी है। इस तरह के क्वेश्चन पहले बनते थे, आजकल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी रेयर केस में आ भी सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है इनको पढ़ लेना चाहिए। अब जिनके घर में जो है खेती नहीं है, तो उनको जो है ये चीजें याद करना पड़ती हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि गेहूं जो है रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, ज्वार खरीफ है कि रबी है, चावल है ना, तुअर है ना। तो इस तरीके से बच्चे को कंफ्यूजन होता है जिनके यहाँ खेती नहीं होती। जिनके यहाँ खेती होती है वो तो खैर समझते हैं, तो इनको जो है एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है। कभी क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूजन में गलत करके आ जाओ तो लॉस हो जाएगा, इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि ये दोनों में हमें भारतीय संदर्भ में भी पढ़ना है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़ना है, और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी इसको पढ़ना है, फसलों के वर्गीकरण को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण, दो तरीके से इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, ऋतु या समय के आधार पर, दूसरा उपयोग के आधार पर। समय के आधार पर 3 तरह की फसलें हैं। रबी की फसल,
खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये परसेंटेज भी लगभग दिया हुआ है कि रबी और खरीफ फसलों में जो रेशो है वो 36% और 64% का है। यानी रबी की फसलें कम बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें ज्यादा बोई जाती हैं। 36% जो है रबी की फसलों का योगदान है और 64% खरीफ की फसलों का योगदान है। फिर जायद की फसलें आती हैं। उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसलें, नकदी या व्यापारिक फसलें, है ना, व्यापारी लिखा है, व्यापारिक है ये, व्यापारिक, है ना। तो ये है इस तरीके से डिवाइडेशन। फिर इनका हम डिटेल करने वाले हैं। इसका इंग्लिश है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना, ये बेस्ड ऑन सीजन या टाइम, बेस्ड ऑन यूजेज, दो तरीके से, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। इसको फूड गेन बोलते हैं, ये कैश या ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड। तो ये इस तरीके से ये है। पहले हम बात कर लेते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल का समय, बोने का समय, काटने का समय और उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तीन चीजें जो है हमें इसमें पढ़नी होती है। बोने का फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी टेम्परेचर जब 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवरेज तापमान, तब जो है ये फसलें बोई जाती है अक्टूबर नवंबर। काटने का समय मार्च अप्रैल का है, जब टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है औसत तापमान। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि रबी की फसलें जो है किस तापमान पर, कितने तापमान में बोई जाती है, यानी कितना तापमान होता है तभी फसलें बोई जाती है और कितना तापमान होता है जब ये फसलें काटी जाती है। ज्यादा तापमान होगा तभी फसलें जल्दी पक जाएंगी और उनको काट लिया जाएगा। तो ये टेम्परेचर भी जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। बाकी ये तो कॉमन बात है, बोने का समय, काटने का समय लगभग सभी समझते हैं, लेकिन ये जो टेम्परेचर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर फसलें, रबी की फसलों में मैंने इस तरह से डिवाइड करके इसको लिखा हुआ है, देखिए। खाद्यान्न फसलों में गेहूं और कुछ दलहनी फसलें आती हैं, है ना। सारी दलहनी फसलें नहीं है, कुछ दलहनी फसलें आप हम लिख सकते हैं। कुछ दलहनी फसलें रबी में आती हैं, कुछ खरीफ में आती हैं। तो इसमें जैसे चना है, मूंग है, मसूर है, मटर है, ये जो है दलहनी फसलें रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। दलहन में राई और सरसों, ये जो है रबी की फसल है। बाकी जो तिलहनी फसलें हैं वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नकदी फसलों में गन्ना, अफीम जो है ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है, गन्ना, अफीम। तो ये बात हो गई रबी की फसल। इसके बाद आगे खरीफ की फसल इस तरह से हम पढ़ेंगे, इसी तरीके से। खरीफ की फसल बुआई का जो समय होता है इसका जून जुलाई, 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ज्यादा तापमान होता है, जून के आसपास तापमान ज्यादा होता है, तो उस समय जो है इनको बोया जाता है। कटाई जब होती है उस समय तापमान कम रहता है, अक्टूबर नवंबर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है। 18 से 20 के आसपास मान लो, है ना, 18, 20, 22 के आसपास जो है टेम्परेचर रहता है जब इसको काटा जाता है। कम टेम्परेचर पर इसको काटते हैं। फसलों में देखें तो खाद्यान्न फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार बाजरा, मोटे अनाज है ना, चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, ये जो है मक्का, ज्वार बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो ये खाद्यान्न फसल है जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। दलहनी फसलों में अरहर, या इसको तुअर भी बोलते हैं, अरहर को तुअर भी बोला जाता है, और उड़द, मूंग। देखो मूंग जो है ये तिलहनी मूंग जो है ये रबी की फसल के अंतर्गत भी आती है और खरीफ की फसल के अंतर्गत भी आती है। मूंग दोनों में बोई जाती है ना, रबी और खरीफ। रबी की फसल की जो मूंग होती है वो उसका दाना छोटा होता है और ज्यादा टेस्टी होती है। वो खरीफ की फसल में जो मूंग उगाई जाती है, पैदा होती है, उसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, वो उतनी टेस्टी नहीं रहती है ना। तुअर, अरहर, इसका जो समय होता है ये बोई जाती है खरीफ की फसल के समय, लेकिन काटी जाती है रबी की फसल के समय, यानी जुलाई अगस्त में ये बोई जाती है और इसका काटने का समय होता है मार्च अप्रैल, है ना। मतलब बोने का समय वही है जो खरीफ का फसल है, जून जुलाई अगस्त, वही मतलब
है ना। जून जुलाई में इसको बोया जाता है अरहर को या तुअर को, लेकिन काटने का समय इसका रबी की फसल का होता है, लेकिन इसको माना खरीफ की फसल माना जाता है क्योंकि खरीफ की फसल के समय इसको बोया जाता है, इसलिए इसको हम मानते हैं खरीफ की फसल। लेकिन काटी ये है रबी की फसल के साथ में जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल में काटी जाती है ना। तो अरहर का जो समय है, अरहर की बोने का समय और काटने का समय यहां पर मैं बता रहा हूं। अरहर इसके बोने का समय है जून जुलाई, यानी खरीफ के समय जून जुलाई। काटने का समय इसका है, काटने का समय है मार्च अप्रैल, यानी रबी की फसल के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अरहर का बोने का काटने का समय क्या होता है ना। तो ये ध्यान रखें। तिलहनी फसलों में सोयाबीन मूंगफली जो है, तिलहनी फसलों के अंतर्गत जो आती हैं वो रबी की फसल है। सोयाबीन मूंगफली ये तिलहनी फसलें हैं और ये खरीफ की फसल के समय बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। तो ये है इस तरीके से। जायद की फसल, ये उसकी बुआई का समय है अप्रैल मई, 23 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, अगर इससे ज्यादा भी होता है कहीं कहीं। और कटाई का समय होता है जून जुलाई, 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है इसको काटा जाता है। मुख्य जो फसलें हैं इसमें बागवानी फसलें, सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, है ना। ये खास जो है जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, वो इस समय जो है होती हैं, जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों फसलें इस तरह से पूरी हो गई। इसके बाद अब आता है उपयोग के आधार पर। अभी हमने समय के आधार पर पढ़ा, अब उपयोग के आधार पर दो फसलें हैं, एक खाद्यान्न फसल और नगदी फसल या व्यापारिक फसल। ये फसलें खाने अथवा भोजन की आपूर्ति के लिए उगाई जाती हैं। इनका पर्पज होता है भोजन की आपूर्ति, है ना, भोजन की आपूर्ति के लिए या खाने के लिए इनको उगाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती है, उसमें गेहूं, चावल, चना, मटर, अन्य दलहनी फसलें तथा मोटे अनाज यानी मिलेट्स ना। ये जो है खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है कि खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसलें आती, देखो इसमें तिलहनी फसलें नहीं आती, ध्यान रखना है ना। खाद्यान्न फसलों में खाद्यान्न के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें गेहूं सबसे बड़ा हिस्सा, गेहूं चावल का है, इसमें सेकेंड नंबर सबसे बड़ा जो पार्ट चावल का है, सॉरी मैंने सेकेंड नंबर पर लिखा है लेकिन फर्स्ट चावल है, गेहूं। और फिर आते हैं दलहनी फसलें, दलहनी सभी दलहनी फसलें आ जाएंगी, दलहनी फसलें। और इसमें मोटे अनाज भी आते हैं, मोटे अनाज। ये अभी मोटे अनाज के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से गेहूं, चावल, चना, मटर और अन्य दलहनी फसलें, मोटे अनाज, इनको मिला करके खाद्यान्न कहा जाता है, खाद्यान्न फसलें ये कहलाती हैं। इसके बाद नकदी या व्यापारिक फसलें, ये फसलें व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं या धन की प्राप्ति के लिए उगाई जाती है। व्यापार के उद्देश्य या धन की प्राप्ति या लाभ कमाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए इनको उगाया जाता है ना। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं कपास है, मूंगफली है, चाय, कॉफी, रबर, जूट, तिलहनी फसलें, सब्जियां, अफीम, ये सारी चीजें, है ना। यहाँ देखो तिलहनी फसलें आ गई, खाद्यान्न फसलों में तिलहनी फसलें नहीं आती हैं, दलहनी फसलें जो है खाद्यान्न फसलों में आती हैं। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र जो है, हालांकि ये विषय जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है मुख्य रूप से, है ना। ज्योग्राफी में जब हम कृषि पढ़ते हैं तो वहां पर कृषि क्षेत्र खासतौर से पढ़ा जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है, क्योंकि अब स्टूडेंट को तो पढ़नी है, चाहे ज्योग्राफी में पढ़े चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़े, इकोनॉमी में पढ़े, पढ़ना तो उसको है ही, क्वेश्चन तो आना ही है। ऐसा तो है नहीं कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा तो कोई अलग से उसका अलग आंसर होगा,
इकोनॉमी में उसका क्वेश्चन आता है तो अलग आंसर होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपको चाहे वो ज्योग्राफी से आए, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो, है ना, क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है, क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता है। तो आपको पढ़ना है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ें। तो मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को मैंने 3 भागों में बांट करके यहाँ पर बताया हुआ है। क्वेश्चन यही आपको पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, है ना, मध्य प्रदेश के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये हैं 11। कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार कृषि क्षेत्र हैं 5 और फसल परिक्षेत्र हैं 7। ऐसे ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कृषि क्षेत्र जो है यहाँ पर मैंने बताए हुए, फिर इनका आगे डिटेल भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कृषि जलवायु क्षेत्र जो 11 है मध्य प्रदेश में। तो ये जो है एक मैप के जरिए मैंने यहाँ पर पहले इनको बता दिया है। उसमें ग्रिड क्षेत्र जो ऊपर है, ये है ना, चंबल क्षेत्र, भिंड मुरैना, श्योपुर है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, यहाँ पर जो है ये ग्रिड क्षेत्र है। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। कैमूर का पठार है, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र जो है, ये रीवा पन्ना का जो क्षेत्र है, रीवा पन्ना का पठार है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र बघेलखंड वाला एरिया है। छत्तीसगढ़ का मैदान ये बालाघाट वाला एरिया है नीचे, है ना। सतपुड़ा मैकल की श्रेणी वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा का पठार है। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र है ना, ये जबलपुर, नरसिंहपुर वाला, हरदा, होशंगाबाद वाला क्षेत्र है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र का क्षेत्र है, मालवा के बगल वाला मालवा क्षेत्र ये पर्टिकुलर दिया हुआ है। निमाड़ क्षेत्र हो गया, खंडवा खरगोन, झाबुआ पहाड़ी मैदान, है ना, ये झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र, धार वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये 11 टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी जलवायु के आधार पर जो है ये डिवाइडेशन कृषि क्षेत्रों का मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये मैप के माध्यम से मैंने बताया हुआ है, फिर इनका आगे डिटेल भी किया गया है। ये कृषि जलवायु क्षेत्र टोटल 11 है। इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, है ना। इनको जो है 3-4 चीजें इसमें मैंने बताई हैं। एक तो जलवायु वहां की कैसी है, क्षेत्र कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर औसत वर्षा कितनी होती है, मिट्टी कौन सी होती है, उसमें कौन सी फसलें होती हैं, इस तरह से ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। तो उसमें इसकी जलवायु जो है मिश्रित है, या इसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीय जलवायु भी इसको हम कह सकते हैं। महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु इसको बोलते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है ना, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इंग्लिश में कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है कि यहाँ पर ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड पड़ती है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। इसका अपोजिट होती है सम जलवायु, जो मालवा क्षेत्र की है। इसमें न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंड होती है। महाद्वीपीय जलवायु में दोनों ज्यादा है, ठंड भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। तो इस तरह की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। क्षेत्र छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना ये क्षेत्र है। औसत वर्षा यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। यहाँ पर जो है मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी थोड़ा सा एरिया है, ज्यादातर मिश्रित मिट्टी है, मिक्स है ना, बहुत सारी मिट्टियों का मिक्सअप है। फसलें यहाँ पर गेहूं ज्वार है ज्यादातर। कृषि उत्पादकता में विविधता है, तिल है, हल्दी है, अदरक है, सिंघाड़ा है, मीठे आलू है, मीठे आलू नौगांव में होते हैं। गढ़ी मलहरा के पान के पत्ते जो है बहुत फेमस है यहाँ पर, है ना। गढ़ी मलहरा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, गढ़ी मलहरा, वहां पर जो है पान बहुत फेमस है, पान के पत्ते। तो इस तरीके से यह है बुंदेलखंड, पहला बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा केंद्रीय नर्मदा घाटी, या इसको मध्य भी बोलते हैं, मध्य नर्मदा घाटी भी बोल देते हैं। इसकी जलवायु गर्म तथा मध्यम शीतल होती है, गर्म तथा मध्यम शीतल। क्षेत्र इसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा ये जो है इसमें क्षेत्र आते हैं। होशंगाबाद को वर्तमान नर्मदापुरम बोला जाता है, वर्तमान नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट हो गया नाम। औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। उपजाऊ क्षेत्र है एक्चुअली ये केंद्रीय या मध्य नर्मदा क्षेत्र जो है उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर फसलें ज्यादातर गेहूं, चना होते हैं। कृषि उत्पादन में विविधता है, यहाँ पर गन्ने के लिए प्रसिद्ध
है ये। बाबई में अमरूद होता है, सुहागपुर एवं पिपरिया में पान के पत्ते होते हैं, और नर्मदा घाटी के तट पर तरबूज है, मीठे आलू है और खीरा उत्पादन होता है। तो इस तरीके से ये विविधता है। वैसे ज्यादातर तो गेहूं और चने का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होता है, लेकिन कुछ और फसलें भी यहाँ पर उत्पादित होती हैं, है ना। जैसे गन्ने के लिए नरसिंहपुर ज्यादा फेमस है। छत्तीसगढ़ का मैदान, इसकी जलवायु गर्म तथा आर्द्र है। इसका क्षेत्र मेनली बालाघाट है, क्योंकि बालाघाट छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो बालाघाट है। औसत वर्षा यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से अधिक ज्यादा वर्षा होती है। लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मुख्य रूप से, है ना। तो यह छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसलिए इसका यह नाम है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो क्षेत्र है हमारा यहाँ पर बालाघाट है, तो बालाघाट में वर्षा ज्यादा होती है और गर्म आर्द्र तथा जलवायु है। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ पर चावल ज्यादा होता है, मतलब मेन यहाँ की जो फसल है वो चावल है, क्योंकि चावल का उत्पादन लाल पीली मिट्टी में ही होता है। और छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहां पर भी लाल पीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में चावल ज्यादा होता है। कृषि उत्पादन में विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। रेशम उद्योग यहाँ पर फेमस है। संकर सब्जी उत्पादन है। रजनीगंधा, मोगरा के फूलों की कृषि यहाँ पर होती है ना। रजनीगंधा का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होता है, ध्यान रखना है बालाघाट क्षेत्र में। ग्रिड क्षेत्र, ये चंबल क्षेत्र है, ऊपर वाला उत्तरी भाग मध्य प्रदेश का। गर्म तथा शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर और शिवपुरी इसका क्षेत्र है। औसत वर्षा कम होती है यहाँ पर, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये। जलोढ़ मिट्टी ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, मिश्रित भी पाई जाती है। यहाँ पर मेन जो एरिया जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि चंबल नदी द्वारा जो बहाकर लाया गया अवसाद है, उसके जमाव से वो मिट्टी बनी है, इसलिए वो जलोढ़ मिट्टी वहां पर पाई जाती है। गेहूं और ज्वार का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होता है मुरैना क्षेत्र में, भिंड मुरैना क्षेत्र में। कृषि उत्पादन में विविधता भी है। तिलहन के लिए प्रसिद्ध है, तिलहन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र भिंड मुरैना, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर तिल, राम तिल, शिवपुरी मूंगफली, बीनागंज में धनिया का उत्पादन ज्यादा होता है ना। तो इस तरीके से यह है ग्रिड क्षेत्र। झाबुआ की पहाड़ियां, जलवायु यहाँ पर समशीतोष्ण पाई जाती है, वही न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। झाबुआ और अलीराजपुर ये दो क्षेत्र यहाँ पर खासतौर से आते हैं। औसत वर्षा यहाँ पर कम होती है ना, 60 से 70 सेंटीमीटर पश्चिमी क्षेत्र है। हल्की काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र वहां पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा क्षेत्र में कुछ में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर हल्की काली मिट्टी है। कपास, ज्वार का मेन क्षेत्र है, कपास ज्यादा होता है यहाँ पर, ज्वार भी होता है। कृषि उत्पादन में विविधता भी है। झाबुआ पेटलावद है ये, पेटलावद को छोड़कर अलीराजपुर तथा धार टमाटर, अनार, शरीफा, आंवला, मीठे आलू, मक्का, ज्वार तथा शहद के लिए ये क्षेत्र ज्यादा फेमस है। शहद मतलब वहां पर शहद वैसे मुरैना तरफ ज्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी शहद का उत्पादन होता है। कैमूर, पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां, जलवायु यहाँ पर मिश्रित है। रीवा, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, सिवनी जो है इसकी खास क्षेत्र है। औसत वर्षा कम होती है, 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हल्की काली मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है। कैमूर, पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां। इसके बाद यहाँ पर जो उत्पादन होता है फसलों का, उसमें गेहूं और चना मेन है। कृषि उत्पादन में विविधता यहाँ पर भी है। आम, अमरूद, कटहल, जामुन, चिरौंजी, मीठे आलू, है ना, मटर है, मिर्च है, धनिया है, फूलों की कृषि यहाँ पर भी होती है। कैमूर का पठार है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है वहां पर जो है धनिया, फूलों की कृषि भी होती है। और कटहल है, जामुन है, चिरौंजी है, मटर है, अमरूद है, आम है, इसकी खेती भी यहाँ पर बहुतायत में मिलती है, की जाती है। मालवा का पठार, जलवायु इसकी समशीतोष्ण, वही मैंने बताया है, सम जलवायु, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। यही झाबुआ के पठार की भी जलवायु है, और यही जो है मालवा के पठार की जलवायु है। औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, कम होती है। मृदा काली यहाँ पर पाई जाती है। कपास मुख्य रूप से यहाँ पर होता है, कपास, गेहूं खास यहाँ की फसलें हैं, और ज्वार भी होता है, मूंगफली भी होता है। क्षेत्र इसके हैं गुना, राजगढ़, देवास, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार, आगरमालवा तथा नीमच, ये क्षेत्र है।
कृषि उत्पादन में विविधता है, संतरा है, अंगूर है, चीकू है, मिर्च है, गेहूं, अदरक, आलू, फल, मसालों के बीज, पपीता तथा प्याज, इनका भी उत्पादन मालवा के पठार में खासतौर से होता है। इसके बाद निमाड़ का मैदान, निमाड़ का क्षेत्र, निमाड़ का मैदान, समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है ना, मालवा के पठार जैसी है। झाबुआ, अलीराजपुर, इसके बीच इसमें एक्चुअली गलत लिखा है, निमाड़ का मैदान ये जो है नीमच इसमें जो है खंडवा खरगोन है, खंडवा तथा खरगोन क्षेत्र है इसके, खरगोन है ये। औसत वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। हल्की काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और इसमें खासतौर से कपास होता है ना, खंडवा खरगोन कपास के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद में विविधता है, खरगोन व बड़वानी में चीकू, अनार, मिर्च का उत्पादन होता है। केला बुरहानपुर में होता है। बड़वानी में पपीता, ज्वार का उत्पादन होता है। हाँ, इसमें खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर ये एक्चुअली इन्हीं से अलग हुए हैं तो ये भी आ जाएंगे, ये क्षेत्र है इसमें, है ना। इस तरीके से ये है निमाड़ का मैदान, है ना। कृषि उत्पादन विविधता है, खरगोन, बड़वानी में चीकू, अनार, मिर्च का उत्पादन। खरगोन जो है लाल मिर्च के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है। केला बुरहानपुर के लिए बहुत फेमस है, केला जो बुरहानपुर का बहुत फेमस है। बड़वानी में पपीता एवं ज्वार का उत्पादन होता है। तो ये विविधता वाले क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जलवायु इसकी भी समशीतोष्ण है। क्षेत्र में सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, डिंडोरी आते हैं। वर्षा 110 सेंटीमीटर यानी ज्यादा वर्षा होती है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, पूर्व और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है लाल पीली मिट्टी के लिए फेमस है। और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी चूंकि पाई जाती है तो यहाँ पर मुख्य रूप से चावल का उत्पादन होता है, बालाघाट चावल, और ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया यहाँ पर भी चावल उत्पादन होता है। विविधता में वर्षा आधारित कृषि उद्यान की हल्दी, तिल, लाख व जैविक फसलों का उत्पादन होता है। लाख के लिए फेमस क्षेत्र, ध्यान रखें ये क्षेत्र जो है लाख के लिए फेमस है। उमरिया वाला जो क्षेत्र है वो लाख, वहां पर ज्यादा उत्पादन होता है। सतपुड़ा का पठार शीतल जलवायु है। क्षेत्र इसमें शिवपुरी थोड़ा सा एरिया आता है। गुना, रतलाम, उज्जैन, उत्तरी झाबुआ, धार, इंदौर व देवास भी इसमें आते हैं। 100 से 120 सेंटीमीटर इसमें यहाँ पर जो है वर्षा होती है। और मिट्टी हल्की काली तथा पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यह है सतपुड़ा का पठार। फसलें इसमें गेहूं और ज्वार दो खास फसलें हैं। और क्षेत्र में बैतूल, छिंदवाड़ा इसमें खासतौर से पाए जाते हैं सतपुड़ा के पठार के अंतर्गत। और कृषि में विविधता है, संतरा है, कपास है, सब्जी है, मक्का, अदरक, मूंगफली, मशरूम तथा जैविक फसलें यहाँ पर उत्पादित होती हैं। इसके बाद लास्ट है विंध्य का पठार ना, विंध्य पठार। इसमें जलवायु समशीतोष्ण है और क्षेत्र इसमें भोपाल है, सीहोर, रायसेन, गुना, बिरसा, सागर, धार, दमोह आते हैं। औसत वर्षा जो है ज्यादा है यहाँ पर, 100 से 120 सेंटीमीटर है। और मध्यम गहरी काली और पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है विंध्य के पठार। इसमें जो फसलें हैं गेहूं और चना खास फसलें हैं। विविधता भी है कृषि क्षेत्र में, कृषि उत्पादन में मसाले, संतरा, अनार, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, धनिया, गेहूं, चना, सब्जी तथा फूलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। विंध्य पठार में गेहूं, चना के अलावा ये भी फसलें यहाँ पर उत्पादित होती हैं, ध्यान रखना है। तो ये हो गया। इसके बाद है मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार कृषि क्षेत्र है 5, है ना। मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है उसके हिसाब से जो है 5 कृषि क्षेत्र बताए गए हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है ना। ये फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इस तरह से 5 क्षेत्र बताए गए हैं, इनका जिक्र आगे आपको मिलेगा। पहला है पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, है ना। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, इसके अंतर्गत जिले आते हैं उसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर,
खरगोन, ये जो है जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, इसमें जो है खासतौर से सोयाबीन है और गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश है। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, उत्तर में गेहूं और ज्वार ज्यादा होता है। तो वहां पर कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर व टीकमगढ़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर ज्वार और गेहूं ज्यादा होता है। उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का। तो ये हो गया। इसके बाद मध्य गेहूं का प्रदेश, मध्य एरिया जहां पर गेहूं ज्यादा होता है, उसमें जिले कौन से आते हैं? तो भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य गेहूं का प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का मध्य जो भाग है वहां पर गेहूं ज्यादा होता है, उसमें ये जिले खासतौर से सम्मिलित किए गए हैं। तो यहां तक हो गया। इसके बाद चावल गेहूं का प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहां पर चावल भी होता है गेहूं भी होता है। चावल गेहूं का प्रदेश, इसमें जिले जो आते हैं उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिणी तक एक पेटी के रूप में विस्तृत है ये चावल गेहूं का प्रदेश, जिसमें चावल भी हो रहा है और गेहूं हो रहा है। उसमें पन्ना का एरिया आता है, कुछ सतना है, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी का दक्षिणी भाग जो है इसमें सम्मिलित। फिर आता है संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश का चावल का प्रदेश, यानी संपूर्ण पूर्वी जो मध्य प्रदेश वहां पर चावल ज्यादा पाया जाता है। उसमें जिले आते हैं सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, ये जिले जो है आते हैं जहां पर चावल बहुत ज्यादा होता है। मैंने बताया है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वहां पर जो है चावल बहुतायत में पाया जाता है क्योंकि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो उसमें ये जिले आते हैं सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, ये जिले, जिसमें मंडला में सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक चावल। अभी हम अलग अलग फसलों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर उसका जिक्र आएगा। अब इसके बाद आता है फसल परिच्छेद। ये 7 है फसल परिच्छेद। उसमें ज्वार का क्षेत्र है, गेहूं तथा ज्वार का क्षेत्र है, कपास व गेहूं का क्षेत्र है, कपास का क्षेत्र है, चावल व कपास का क्षेत्र है, चावल, कपास और ज्वार का क्षेत्र है, फिर चावल का क्षेत्र। ये इस तरीके से भी डिवाइडेशन किया गया है। 7 प्रमुख कृषि क्षेत्र है ये फसल परिक्षेत्र इनको कहा जाता है, ये 7 है। फिर यहाँ पर इनके डिस्ट्रिक्ट भी मैंने बताए हुए हैं। जैसे पहला है ज्वार क्षेत्र। ज्वार क्षेत्र में क्या आता है? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी तथा गुना आते हैं। ये ज्वार क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है गेहूं ज्वार क्षेत्र, यानी गेहूं और ज्वार दोनों होते हैं। तो इसका विस्तार लगभग बुंदेलखंड के पठार तथा मालवा के मध्य भाग पर है तथा पश्चिमी मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी मुरैना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना और रीवा जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर गेहूं भी होता है और ज्वार भी होता है। दोनों एक फसलें जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसमें बुंदेलखंड और मालवा का मध्य भाग, मालवा पठार का मध्य भाग, पूरा बुंदेलखंड है, मालवा के पठार का मध्य भाग है, पश्चिमी मुरैना है, ग्वालियर है, भिंड मुरैना है, पूर्वी गुना है, विदिशा है, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना और रीवा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कपास गेहूं का क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें कपास भी होता है गेहूं भी होता है, वो कौन सा क्षेत्र है? इसमें नीमच, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर जिले आते हैं, जहां पर कपास भी होता है और गेहूं भी होता है। इसमें नीमच, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर जिले आते हैं, यानी मध्य प्रदेश का मध्य भाग आता है, पश्चिमी और मध्य भाग ऐसा हम कह सकते हैं। कपास का क्षेत्र ये तो क्लियर है, मुख्यतः खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, धार और अलीराजपुर में विस्तृत है, यानी पूरी तरीके से पश्चिमी भाग जो है मध्य प्रदेश का इसके अंतर्गत आता है, जहां पर कपास बहुतायत में पाया जाता है। चावल का क्षेत्र, केवल चावल कहां होता है? तो पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक एवं सिवनी, छिंदवाड़ा, यहां पर जो है चावल पाया जाता है, मुख्य रूप से चावल का क्षेत्र। इसके बाद लास्ट है चावल तथा कपास का क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर चावल भी पाया जाता हो और कपास भी, दोनों चीजें। तो चावल तथा कपास का क्षेत्र जो है खंडवा, पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर जो है, ये
क्षेत्र है वो चावल तथा कपास का क्षेत्र खासतौर से कहा जाता है। लास्ट है चावल, कपास तथा ज्वार का क्षेत्र। इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। चावल कपास का क्षेत्र क्योंकि उसमें खंडवा ही मेन है, बुरहानपुर। और फिर ये इसमें 3 फसलें हैं, चावल, कपास तथा ज्वार का क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर चावल, कपास और ज्वार तीनों पाए जाते हों, उसमें बैतूल, छिंदवाड़ा तथा सिवनी यानी दक्षिणी भाग मध्य प्रदेश का, वहां पर जो है ये तीनों पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आज मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र बताए हैं विस्तार से। तीनों आधारों पर जो है कृषि क्षेत्र अलग अलग मैंने बताए हुए हैं। और अब हम आगे कल अगली क्लास में मध्य प्रदेश में जो कृषि की स्थिति है और फिर अलग अलग फसलें हैं, कौन सी फसल कहाँ पर उत्पादित होती, कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में उत्पादित होती, इस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं, आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।